हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा, पार्ट 6 खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन देखा, इसमें हमने विनिमय दर देखा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट देखा। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को आप जरूर पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाकर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से संबंधित आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और वो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस या जो एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एक खास बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर घर बैठे आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर निःशुल्क मिलती है। आपको यहां किसी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए, जो हमने सेशंस में भी देखे हैं, एमसीक्यूज में भी देखे हैं और आज यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, एक सवाल है कि व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं। व्यापार संतुलन का मतलब क्या है? यहां मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो सारी चीजें एक बार क्विकली देखते हुए चलेंगे ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये जो व्यापार संतुलन है, ये किसका एक हिस्सा होता है? ये भुगतान संतुलन का हिस्सा होता है। यहां से आंसर आपका निकल जाएगा। तो भुगतान संतुलन का हिस्सा होता है, और भुगतान संतुलन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? वहां दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय व्यवहार और पूंजीगत सारी चीजें होती हैं। लेकिन भुगतान संतुलन का जो एक हिस्सा होता है वो है दृश्य मदों का, ठीक, जिसमें क्या होते हैं? केवल वस्तुओं का आयात निर्यात, केवल वस्तुओं का आयात निर्यात, ये भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है, और यही किससे जुड़ा होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड से, यानी कि व्यापार संतुलन से। तो अगर आपके सामने ये सवाल आए कि व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है, तो दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी यंत्रण, ये सभी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दृश्य मदें, जिसको और क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं विजिबल आइटम्स। ठीक है, इसको कहते हैं विजिबल आइटम्स, जिसमें क्या आती हैं? केवल वस्तुएं आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन में इनविजिबल या अदृश्य मदें भी आती हैं? बिल्कुल नहीं। अदृश्य मदों में क्या क्या आएंगी? ये आएंगी, इसको कहते हैं इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, और इसमें किसका आयात निर्यात होता है? सेवाओं का, सेवाओं का, ठीक है, या सेवा का, केवल लिख दीजिए आप, सेवा का आयात निर्यात, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, पर्यटन, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा परिवहन, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अदृश्य मदों में आती हैं, और ये भुगतान संतुलन का तो भाग होती हैं, पर दृश्य मदों का नहीं होती है। पूंजी यंत्रण यानी होता है कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें क्या होता है? इसमें आपका विनिवेश होगा, इसमें आपका क्रय विक्रय, ऋण होगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये बाकी की चीजें तो भुगतान संतुलन का पार्ट है, पर दृश्य मदें जो हैं वो व्यापार संतुलन का पार्ट होती हैं। इस बात को विशेष रूप से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सही जवाब है दृश्य मदें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, यानी इसको आप कह सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको शॉर्ट में आपने कई बार नाम सुना होगा, एफडीआई। ठीक, दूसरा निजी सौदे यानी कि प्राइवेट ट्रांजैक्शन, सरकारी सौदे, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी की सारी पूंजी खाते में आ जाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट, दो तरीके के अकाउंट हैं भुगतान संतुलन के, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। उच्चतम स्वर्ण बिंदु किसको कहते हैं? जहां विनिमय दर क्या हो? विनिमय दर प्लस निर्यात व्यय, जो एक्सचेंज रेट है और जो
एक्सपोर्ट करने का एक्सपेंडिचर है, दोनों बराबर, दोनों को जोड़ने पर उच्चतम स्वर्ण बिंदु होती है। भारत का व्यापार संतुलन अधिकांश क्या रहा है, घाटे में, आधिक्य में, संतुलन में, इनमें से कोई नहीं। तो एक तरह से इसको घाटे में आप कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो घाटे में। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड घाटे में रहने का क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, व्यापार संतुलन की दो स्थितियां होती हैं। व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का आयात बराबर वस्तुओं का निर्यात। ठीक, ये है संतुलन की स्थिति। अब देखिए घाटे का मतलब क्या हो जाता है, जब निर्यात इज लेस देन आयात, और निर्यात को किससे शो करते हैं, एक्स से। तो x इज लेस देन आयात m से। x अगर m से लेस है, केवल वस्तुओं की बात की जा रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यापार संतुलन का घाटा रहेगा। और दूसरी कंडीशन, ये क्या होगा, घाटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब आयात इज लेस देन निर्यात, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, m इज लेस देन x। ठीक है, तो इस केस में आधिक्य हो जाएगा, यानी कि व्यापार संतुलन सरप्लस में हो जाएगा, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं। क्वेश्चन में क्या है, व्यापार संतुलन हमेशा क्या रहा है, तो ज्यादातर यही घाटा रहा है, यानी हमारा निर्यात कम रहता है, आयात ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की दशा में विनिमय दर निर्धारण का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है, टंक समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा क्रय शक्ति समता सिद्धांत। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब ये कि जैसे क्या होता है कि नॉन कन्वर्टिबल जो करेंसीज हैं, जिसमें एक करेंसी दूसरे पर कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम क्रय शक्ति समता सिद्धांत लगाते हैं। ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें दो देशों की करेंसीज की क्रय शक्ति या परचेसिंग पावर को कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज इंडिया में, लेट सपोज अगर 1 kg चीनी है, 1 kg शुगर अगर हम बात करें, तो 1 kg शुगर अगर इंडिया में 30 रुपीज का मिलता है, ठीक, और वही चीज अगर यूएस में एग्जांपल के लिए मान लीजिए मिलता है $1 में, तो $1 की वैल्यू 30 रुपीज के हिसाब से बना दी जाएगी। ऐसे इसको क्रय शक्ति का, इसमें विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें इसको कहते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जहां अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चल रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं इरविन फिशर। तैरती हुई विनिमय दरों को सर्वप्रथम अपनाया गया 23 जून 71, 23 जून 72, 23 जून 73। तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है 23 जून 1972। स्वर्णमान में विनिमय दर क्या होती है, स्थिर, लचीली, तैरती, तो इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखिए पूरी दुनिया में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा स्थिर। पूरी दुनिया में विनिमय दर को निर्धारित करने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया है, यहां आप शुरू में समझ लीजिए, आगे और इसकी चर्चा आएगी। मैं एक छोटा रिवीजन आपका करता हुआ चल रहा हूं। तो अगर विनिमय दर के निर्धारण की बात आएगी विनिमय दर निर्धारण, तो पूरी दुनिया में इसके 2 भाग आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा स्थिर विनिमय दर प्रणाली, ठीक, जिसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरी क्या होती है, लोचदार
लोचदार विनिमय दर प्रणाली, ठीक, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, स्थिर विनिमय दर के दो पार्ट हैं जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे। एक स्वर्ण, जिसकी चर्चा यहां पर क्वेश्चन में की गई है, क्या? स्वर्ण मान। और एक ब्रेटन वुड्स वाली प्रणाली। ये एनसीईआरटी में विशेष चर्चा है, ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक। अब इस स्वर्ण मान में क्या होता है, ये इसी का पार्ट है जो स्थिर विनिमय दर का पार्ट है। तो जिसने अगर आपको ये क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो आप तुरंत आंसर यहां से निकाल लेंगे कि वहां ऑलरेडी विनिमय दर स्थिर रहेगा क्योंकि स्थिर वाले का ही पार्ट है। तो यहां ये दो पार्ट है, ये तो पूरा बाजार के मांग पूर्ति पर चलता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो करेंसी या विनिमय दर का निर्धारण होता है वो गोल्ड के स्टैंडर्ड पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि गोल्ड कितने हिसाब से किस करेंसी में गोल्ड की क्या वैल्यू आ रही है, यानी सोने को प्रमुख रखते हुए यहां पर इसका निर्धारण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्थिर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। वो स्थिर होता है कि लोचपूर्ण होता है कि तैरती हुई होता है, क्या होता है? अभी मैंने आपको चर्चा किया कि विनिमय दर को निर्धारित करने की दो परिस्थितियां हैं महत्वपूर्ण रूप से, या दो प्रणालियां हैं। तो पहली प्रणाली स्थिर हमने चर्चा की, दूसरी प्रणाली क्या है? लोचपूर्ण, यानी जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल वाला, ठीक। इसमें क्या होता है, बाजार में मांग और पूर्ति के हिसाब से चीजें निर्धारित की जाती हैं। तो बाजार में मांग और पूर्ति के हिसाब से चीजें कैसे निर्धारित की जाएंगी? तो जैसे मान लीजिए, लेट सपोज, इसकी भी बहुत डिटेल में चर्चा हमने की हुई है चैप्टर में। तो फॉर एग्जांपल, इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज पूर्ति कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये विनिमय दर है, ठीक। ये Q, ये R। तो ये डिमांड कर्व है, मांग वक्र मुद्रा का, ये पूर्ति वक्र है। ये दोनों एक दूसरे पर इस ई बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु और ये जो आर रेट है, यही विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है यहां पर। तो यही इस प्रणाली की बात की जा रही है कि मांग और पूर्ति के द्वारा ये लोचपूर्ण विनिमय दर की प्रणाली है। लोचपूर्ण विनिमय दर में क्या होगा? मांग और पूर्ति के द्वारा क्या किया जाएगा? मांग और पूर्ति के द्वारा पूरे विनिमय दर को निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में संबंध क्या होता है? सीधा, विपरीत, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। अब सवाल पूछा है कि विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में कैसा संबंध है। देखिए, अब जैसे यहीं से आप समझ लीजिए, अब अगर ये विदेशी विनिमय दर की पूर्ति है, अगर ये पूर्ति क्या होगी, ये पूर्ति अगर बढ़ जाएगी, यहां पर मान लीजिए बढ़ जाएगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक। तो ये बढ़ने से अब डिमांड को यहां काटेगी, और जब डिमांड को यहां काटेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से नीचे आ जाएगा, ठीक। तो हमने यहां पर क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर पूर्ति बढ़ रही है तो विनिमय दर घट रहा है। अब यही मैं पूर्ति को बढ़ा के ऊपर ले जाऊं, ठीक, तो ये यहां पर काटेगी और नया विनिमय दर यहां आर ऊपर चला जाएगा। तो पूर्ति बढ़ने से पूर्ति घटने से विनिमय दर बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ने से विनिमय दर घट रही है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पूर्ति और विनिमय दर का उल्टा, या कि क्या कह सकते हैं, विपरीत संबंध है। इसलिए संबंध है, किसी भी चीज की अगर आप सप्लाई बढ़ा दीजिए तो उसकी प्राइस तो वैसे ही कम हो जाती है। तो किसी करेंसी की अगर विनिमय की पूर्ति कम कर दी जाए, ठीक, तो उसका विनिमय दर बढ़ जाएगा, पूर्ति बढ़ा दी जाए तो विनिमय दर घट जाएगा। तो सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है कि ये संबंध जो है ये विपरीत संबंध है। इसका ख जो है सही जवाब हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं बोलूं कि सीधा संबंध विनिमय दर का किससे है, तो विनिमय दर की मांग से है, विदेशी विनिमय की मांग से है। अगर सवाल ये होता है कि विदेशी विनिमय की मांग और विनिमय दर में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे कि सीधा या प्रत्यक्ष, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि अगर किसी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो वहां पर विनिमय दर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी डिटेल चर्चा हमने चैप्टर में की है, प्लीज आप जाकर वहां से जरूर इसको देखिए।
एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है सरकारी हस्तक्षेप, आंतरिक व्यापार, घरेलू क्षेत्र, विदेशी व्यापार। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्लोज इकोनॉमी। ये चैप्टर क्या थी? ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी किसको बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं जहां क्या हो? विदेशी समव्यवहार ठीक है, समव्यवहार तथा व्यापार न हो। ठीक, यानी कोई फॉरेन इंटर रिलेशन और ट्रेड न हो। अब यहां देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या नहीं होगा? सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल होगा। अगर क्लोज इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट जरूर वहां पर हस्तक्षेप करेगी। आंतरिक व्यापार ये तो होता रहेगा, घरेलू क्षेत्र तो रहेगा ही। विदेशी व्यापार जिसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड, ये क्लोज इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी। सो एनी इकोनॉमी विच इज टर्म टू बी अ क्लोज इकोनॉमी विल नेवर डील इनटू द फॉरेन ट्रेड विद द अनदर कंट्रीज, राइट? इट विल ऑलवेज हैव अ इंटरनल ट्रेड, इट विल ऑलवेज हैव अ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लेकिन इसका विदेशी व्यापार से कोई लेना देना नहीं होगा। और यही चीज आपको अंतर दिखा देगी समाजवादी अर्थव्यवस्था में और एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो ये ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो या तो पूंजीवाद में देखा जाता है या मिश्रितवाद में देखा जाता है, जहां पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था को थोड़ी ढील दी जाती है। लेकिन जो पूरी तरह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, या जो पूरी तरह आप कह सकते हैं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी, वो बचती थी किससे? विदेशी व्यापार से। हालांकि आजकल दुनिया में कहीं भी बंद अर्थव्यवस्था की आपको दिखाई नहीं देगा इसका कहीं भी एग्जाम्पल, क्योंकि हर देश को दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है? व्यापार करना पड़ता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार। बाकी तीनों चीजें तो बंद अर्थव्यवस्था में होंगी। विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं। आयात निर्यात से कम होता है, निर्यात आयात से कम होता है। तो क्या होगा? जब निर्यात आयात से कम होगा, यानी एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट को इकोनॉमिक्स में किससे दिखाते हैं? एक्स। और जब एक्स क्या होगा? ये जब एक्स इज लेस देन एम होगा, इस केस को क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार का घाटा कहेंगे। ठीक है, यानी निर्यात आपका कम हो रहा है, आयात आप ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां से क्या क्या संबंध बनाएंगे? पूरे चैप्टर का रिलेशन आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन का मेरा एक ये भी रीजन होता है कि मैं आपको कम से कम सारा चैप्टर क्रक्स में रिवाइज करा दूं। तो इसका रिलेशन क्या होगा? अगर आपका आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, तो आपको घाटा हो रहा है। इससे मुद्रा पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका विनिमय दर क्या हो जाएगा? विनिमय दर में वृद्धि। ठीक है, विनिमय दर में वृद्धि का क्या मतलब? इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और उससे आपकी करेंसी का क्या हुआ? मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि आप ज्यादा निर्यात नहीं कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। जब आप आयात करते हैं तो आप विदेशी मुद्रा की ज्यादा से ज्यादा मांग करते हैं। समझ रहे हैं ना? डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आगे क्वेश्चन भी है। तो जब आप फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड करेंगे आयात करते समय, तो आपका विनिमय दर घटेगा और आपकी करेंसी का मूल्यह्रास होगा। तो ये सब चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। यहां से आप आंसर राइटिंग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इसका चर्चा किया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं? क्या विदेशी ऋण आता है? बिल्कुल नहीं। वस्तुओं का आयात, प्रत्यक्ष निवेश, अंतरण भुगतान। सही जवाब क्या हो जाएगा? वस्तुओं का आयात। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये क्या होता है? ये व्यापार संतुलन का हिस्सा है। अगर आपसे लॉजिक पूछे क्यों? क्योंकि ये दृश्य मदे हैं, दीज आर द विजिबल आइटम्स। तो वस्तुओं का आयात और निर्यात, यही दो चीजों को मिला के ही व्यापार संतुलन बनाया जाता है, इसलिए ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा अति लघु की तरफ। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे देश में न आयात होते हैं न निर्यात होते हैं। ठीक, तो क्लोज इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी विच डोंट हैव एनी फॉरेन ट्रेड रिलेशंस। किसी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पर नहीं किया जाता है। इससे एक शब्द जुड़ा होता है प्रोटेक्शनिज्म, जो आपके इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। एक आपने उसमें आप उसमें देखेंगे प्रोटेक्शनिज्म, ठीक, जिसको कहते हैं संरक्षणवाद। ठीक है, कई बार अर्थव्यवस्थाएं क्या करती हैं, उनको लगता है कि अगर हम दुनिया के अन्य देशों के साथ ट्रेड करेंगे, अगर दुनिया के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो सफर करने लगे, हमारे अपने उद्योग धंधे कम होने लगे और हम उनसे कॉम्पिटिट ना कर सकें। और ऐसा देखा गया है। जैसे जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर आक्रमण किया और ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो दे हैव रूइंड आवर इकोनॉमी,
दे मेड अस अ मेयर इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल्स। देखा गया कि हमने केवल कच्चा माल उनको भेजा और वहां से केवल फिनिश गुड्स हमारे पास आए, और ऐसी स्थिति में हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, ये सारी चीजें बर्बाद होती चली गई। तो इसके कारण कई बार भी बंद अर्थव्यवस्था देखी जाती है, जिसका मतलब होता है कि ना कोई आयात होगा ना कोई निर्यात होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अवसर लागत क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के लिए त्याग किया जाता है। इसको कहते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं से आपने फॉरेन ट्रेड के लिए इंपोर्ट किया, तो जितना आपने बाहर से इंपोर्ट किया उतना आपके यहाँ का प्रोडक्शन कम होगा, है ना। तो ये भुगतान संतुलन पर उसका असर भी पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, किसी भी एक चीज के लिए आप जो दूसरी वस्तु त्यागते हैं वो अवसर लागत कहलाती है, ठीक है। अब व्यापार संतुलन से क्या आशय है। व्यापार संतुलन दो देशों के मध्य आयात निर्यात का एक लेखा जोखा है, ठीक। किन चीजों का, इसमें एक आध पॉइंट जरूर नोट करेंगे आप, दृश्य मदों का, ठीक है, दृश्य मदों का आयात निर्यात, मतलब वस्तुओं का आयात निर्यात, वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है। तो व्यापार संतुलन में कभी भी सेवाएं नहीं आएंगी, केवल दृश्य मदें और वस्तुओं का आयात निर्यात इसमें शामिल किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है आपको कि वस्तुओं का जो आयात निर्यात शामिल किया जाता है, इसके दो कंडीशंस बन सकते हैं। तो यदि आपका आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो आप व्यापार संतुलन का घाटा कहेंगे, ठीक, यानी डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो उसको व्यापार संतुलन का आधिक्य कहेंगे, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। ये किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को बताने का, जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए इसको भुगतान संतुलन से अलग करके अलग मत व्यापार संतुलन बनाया गया है, ताकि हम वहां की देश की जो आयात निर्यात की स्थिति है ये विशेष रूप से जान सकें। क्योंकि भुगतान संतुलन में तो हम ये देखते हैं कि कितना हमको दुनिया से मिलना है और कितना देना है, लेकिन उसका जो असल रीजन है वस्तुओं का ट्रेड और उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी स्थिति क्या है ये जानना भी सबके लिए जरूरी होती है। इसलिए व्यापार संतुलन को हम क्या करते हैं, केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का एक लेखा जोखा रखते हैं। इसके बारे में यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऐसी वस्तुओं का आयात निर्यात जिनका रिकॉर्ड बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर पाया जाता है, यानी वस्तु जाएगी तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो ये व्यापार संतुलन में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खूब चर्चा होती है इकोनॉमी में, तो इसलिए ये फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में पीसीएस एग्जामिनेशन में था कि क्या व्यापार संतुलन में सर्विसेज या सेवाओं को रखा जाता है, आंसर इज बिग नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि भुगतान संतुलन से क्या आशय है। तो किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का विवरण होता है। क्या? कंप्लीट समरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके बाईं ओर सभी लेनदारी या क्रेडिट होती हैं और दाईं ओर सभी देनदारी या डेबिट प्रदर्शित की जाती हैं। इन दोनों राशियों के अंदर से भुगतान संतुलन का एक स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि व्यापार संतुलन में आपने केवल क्या देखा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा, लेकिन जो दुनिया के साथ हमारा व्यापारिक या इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे उसमें वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उसमें सेवाओं का आयात निर्यात होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक पक्षीय अंतरण, जिसको कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स या यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, और एक होता है हमारा पूंजी ट्रांजैक्शन या कैपिटल ट्रांजैक्शंस। मैं आपको एक छोटी सी समरी अगर करना चाहें आप, जैसे भुगतान संतुलन जो बीओपी जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें चार महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक, वस्तुओं का आयात निर्यात, ठीक है, पूरा क्विक रिवीजन आपके चैप्टर का चल रहा है एक तरह से ये। दूसरा, सेवाओं का आयात निर्यात, ठीक है। इसके अलावा एक पक्षीय अंतरण या यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस जिसको कहते हैं, और चौथा पूंजी अंतरण।
ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो चार महत्वपूर्ण आप चीजें देख रहे हैं, पूरे भुगतान संतुलन का रिलेशन इन्हीं के साथ है। यही चार तरह की वो चीजें हैं जिसकी बात की जा रही है कि सभी संपूर्ण विदेशी लेन देन का जो विवरण है वो इन्हीं चार चीजों से होता है। अब देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज आई है, एक शब्द आया यहां पर, क्या, लेन देन, यानी इनको इन सभी माध्यम से कभी पैसा आ सकता है, इन्हीं माध्यमों से हो सकता है कि पैसा बाहर जा रहा हो। ठीक, तो जो भी पैसा इकोनॉमी के अंदर आता है वो पैसा हम रखते हैं किसमें, क्रेडिट साइड में। ठीक, और जो पैसा इकोनॉमी से बाहर जाता है उसको रखते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, पूरा भुगतान संतुलन आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने निर्यात किया, अगर इसको हम एक पॉइंटर से समझना चाहें, सो लेट सपोज अगर मान लीजिए, तो मान लीजिए हमने इधर रख दिया क्रेडिट, यहां इसको हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, दाईं तरफ डेबिट को रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया निर्यात, यहां पर सारे तरह के निर्यात होंगे, इससे पैसा आएगा। ठीक है, और यहां पर सारे तरह के आयात होंगे जिससे पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें वस्तु का, सेवा का, पूंजी का, इसके अलावा निवेश जो बाहर से आएंगे, सारी चीजें यहां लिखी जाएंगी, और आयात में आप जो भी चीजों का इंपोर्ट करेंगे वो यहां लिखी जाएंगी। ठीक है, इन्हीं लेन देन को हम क्या करते हैं, इसको जब समराइज करते हैं तो सारी चीजें मिलाकर भुगतान संतुलन बनती हैं। और केवल जब वस्तुओं का आयात निर्यात वाला सिचुएशन हम देखते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। तो भुगतान संतुलन का ही एक भाग होता है व्यापार संतुलन, जो है पहला वाला डील करता है। इसके अलावा ये सारी तीनों चीजें इसके अलावा होती हैं। ठीक, इसी में एक और डिवीजन होता है, चालू खाता, पूंजी खाता, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। ये तीन नीचे के ऊपर के तीन चालू खाता होता है, नीचे का एक पूंजी खाता होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि भुगतान संतुलन का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार की शर्तों से क्या आशय है। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और ये देखिए जितने क्वेश्चंस है ना, ये आपके 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इकोनॉमिक्स की समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मतलब है, जिस दर पर देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश के वस्तु में होता है, व्यापार की शर्तें कहा जाता है। मतलब अच्छा, यहां तो केवल विदेशी विनिमय दर के हिसाब से इसका आंसर मैंने अति लघु में बता दिया है, लेकिन इसमें आप ये समझ लीजिए, एक तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये डिसाइडेड होता है भाई कि हम किस विनिमय दर पर, किस एक्सचेंज रेट पर आपसे व्यापार करेंगे। इसके अलावा और कई सारी, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि कौन सी क्वालिटी हमको देनी है, सीमा शुल्क एक दूसरे से क्या लगाएंगे हम, क्या क्या चीज़ों की सहूलियत बरतेंगे, वो सारी चीज़ें भी टर्म्स ऑफ ट्रेड में आती हैं। पर मुख्य रूप से किस दर पर हमारा आपका व्यापार होना है, ये भी टर्म्स ऑफ ट्रेड में माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अवमूल्यन से क्या आशय है। ठीक, अवमूल्यन से आशय को कहते हैं, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन। ठीक, अब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए। जब मैंने आपको बताया कि दो तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं, एक होता है परिस्थिति कि आपकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो क्या हो, बढ़ने लगे, या आपके मुद्रा की वैल्यू घटने लगे। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं और उसके दो तरीके हो सकते हैं। देखिए हमने शुरू में जो चर्चा की थी, देखिए ये जो चर्चा की थी, ये जो लोचदार विनिमय दर प्रणाली है और स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसको करती है सरकार, मुद्रा की वैल्यू को फिक्स करना, और इसको करता है बाजार। ठीक, तो दोनों जगहों से अगर काम किया जाएगा तो दो सिचुएशन आएंगी, कभी मुद्रा की वैल्यू घटेगी, कभी मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब क्या होता है, सरकार जब किसी मुद्रा की वैल्यू घटाती बढ़ाती है तो उसके दो काम होते हैं उसमें, एक अवमूल्यन, ठीक, एक होता है अवमूल्यन, और एक होता है अधिमूल्यन। ठीक, अधिमूल्यन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीवैल्यूएशन, और इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ाई जाएगी,
बढ़ाई जाएगी, सॉरी घटाई जाएगी, ठीक है। और यहां क्या होगा, घरेलू मुद्रा की वैल्यू घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ाई जाएगी। अब देखिए क्या मतलब है इसका। लेट्स सपोज कि मान लीजिए कि $1 की वैल्यू अगर मान लीजिए पहले 50 रुपए थी, एग्जाम्पल के लिए। अब गवर्नमेंट ये बोलेगी, मान लीजिए स्थिर विनिमय प्रणाली वहां चल रही थी और गवर्नमेंट बोलेगी कि हम इस वैल्यू को अब 50 से 60 करेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, आप पहले $1 के बदले केवल 50 रुपए देते थे, अब आपको $1 के बदले 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी आपकी अपनी करेंसी की जो वैल्यू है डॉलर खरीदने की, वो कम कर दी गई। समझ रहे हैं, आप पहले 50 रुपए में ही $1 खरीद सकते थे, अब गवर्नमेंट बोल दिया कि नहीं, अब आपको कम से कम 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको $1 मिलेगा। यानी आपकी अपनी घरेलू करेंसी की जो वैल्यू है वो सरकार ने खुद ही कम कर दी। इसी को कहते हैं अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन, ठीक। एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट बोले कि नहीं, हम 50 से अब इसको क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, ठीक। ये सिचुएशन 1, ये सिचुएशन 2। गवर्नमेंट बोलेगी कि हम 50 से इसकी वैल्यू 40 कर देंगे। यानी अगर आप पहले $1 के लिए 50 रुपए देते थे, अब हमारे देश के लोग बस 40 रुपए में $1 खरीदेंगे। अब आप बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना नहीं बेचो। अब इस सिचुएशन को बोलते हैं रीवैल्यूएशन या अधिमूल्यन। आपके घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ा दी गई। जहां आपको $1 के बदले 50 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको केवल 40 देने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों किया जाता है कि डिवैल्यूएशन किया जाए, हमको तो अपनी मुद्रा की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। पहली बात तो हमारे देश में या दुनिया के ज्यादातर देश में सरकार के द्वारा तय करने वाला सिस्टम है ही नहीं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली हम यूज नहीं करते हैं, करते भी तो हर सिचुएशन में नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने डॉलर की वैल्यू लगातार अपने घरेलू मुद्रा की वैल्यू लगातार घटाते चले जाएं, तो हमारे देश के लोग क्या देखेंगे, यार पहले 50 रुपए में $1 की चीज मिलती थी, अब तो 40 में मिल रही है, बाहर की खूब चीजें मंगाओ, खूब ज्यादा इंपोर्ट शुरू कर देंगे, आपके अपने देश की इंडस्ट्रीज खराब होने लगेंगी, है ना, और आपका भुगतान संतुलन बिगड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी मैनेज करना है। दूसरी सिचुएशन में अगर आपके करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा घटा दी जाए तो आपका एक्सपोर्ट प्रभावित होने लगेगा, मतलब कि आपका भुगतान संतुलन खराब होने लगेगा। और ये अवमूल्यन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर पहले $1 के बदले 50 रुपए था, अब उसको गवर्नमेंट 60 रुपए कर देगी, तो बाहर के लोग सोचेंगे ना कि यार पहले $1 में भारत में 50 रुपए की चीज मिलती थी, अब तो 60 रुपए की चीज मिल रही है, तो आपका एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन में गवर्नमेंट किया करती थी, पर ये अब सरकार इसमें ज्यादा करती नहीं है, ऐसा सिस्टम है नहीं। लेकिन अवमूल्यन कहते इसी को हैं कि देश की मुद्रा की जो बाहरी कीमत है उसको कम कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। जो अपने मन से होता है बाजार वाला, उसमें दो चीजें होती हैं। उसमें होता है मूल्यह्रास, उसकी चर्चा होगी हालांकि, मुद्रा का मूल्यह्रास, घरेलू मुद्रा का, और एक होता है इसमें मूल्य वृद्धि, ठीक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ इंटरनल करेंसी, घरेलू मुद्रा की जो, और इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं किस चीज से, मांग, मुद्रा की मांग और पूर्ति पर, ठीक है, मांग और पूर्ति पर बाजार के द्वारा डिसाइड होती हैं। यहां भी करेंसी की वैल्यू घट रही है, डीवैल्यूएशन में भी घटती थी, लेकिन यहां अंतर यह कि डीवैल्यूएशन जो है या अवमूल्यन जो सरकार कर रही है, मूल्यह्रास बाजार से होगा। अधिमूल्यन में भी जो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही थी पर वो सरकार कर रही थी, यहां मूल्य वृद्धि बाजार के हिसाब से होगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, छोटा क्वेश्चन था लेकिन इससे रिलेटेड कंसेप्ट बहुत है। आयात प्रतिस्थापन क्या है, जिसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके दूसरी बुक का भी टॉपिक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने देश का आयात किस प्रकार कम कर सकें। जिन वस्तुओं का देश में आयात किया जाता है उनका देश में ही उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन होता है। बिल्कुल ठीक बात कि इंपोर्ट को आप सब्स्टिट्यूट करिए। अगर आपकी कोई बाहर की जरूरत की चीज है जिसे सब लोग मंगा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि वो चीज का प्रोडक्शन आपके देश में ही होने लगे।
आप उसको अपने देश में प्रोड्यूस करें और यूज करें। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। विनिमय नियंत्रण क्या है? तो विनिमय नियंत्रण का आशय मौद्रिक अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दर और उनसे संबंधित बाजारों को प्रभावित किए जाते हैं। तो जो एक्सचेंज कंट्रोल है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर जैसे मैनेज फ्लोटिंग आपने देखा है, डर्टी फ्लोटिंग, मान लीजिए ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं, उससे एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी इंटरफेरेंस होंगे वो विनिमय नियंत्रण के अंतर आते हैं। राशिपातन क्या है? तो राशिपातन कीमत विभेदीकरण का रूप है जिसके अंतर्गत एकाधिकारी अपने माल को घरेलू बाजार की अपेक्षा विदेशी बाजार में सस्ते मूल्य पर बेचता है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे एसईजेड्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है कि भाई आप अपनी चीज जो बना रहे हैं हम घर में नहीं बेचेंगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बाहर के देशों में सस्ते रूप में बेचेंगे। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया में पेट्रोल भारत इतने रुपए का दे रहा है पर बाहर के देशों को इतने ही डॉलर में दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कीमत विभेदीकरण करते हैं, आप एक तरह का प्राइस डिफरेंशिएशन करते हैं जिससे आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। चालू खाते में घाटे से क्या अभिप्राय है? देखिए इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि चालू खाता है क्या। तो चालू खाता क्या है कि जो भुगतान संतुलन के 3 इंपॉर्टेंट मदे हैं, क्या क्या? दृश्य मदे यानी वस्तु, इसका आयात निर्यात। दूसरा अदृश्य मदे यानी सेवा, इसका आयात निर्यात। और तीसरा एक पक्षीय अंतरण, ठीक, इसका भुगतान या प्राप्ति, इसका भुगतान या प्राप्ति, यहां आयात निर्यात। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। अच्छा, आपको पता है कि भुगतान संतुलन में ये 3 चीजें होती हैं, चौथा होता है पूंजी वाला खाता, पूंजी वाला अंतरण। उसको छोड़ के ये 3 जो चीजें होती हैं, इससे आपका जो पैसा आ रहा है जा रहा है, इससे जो भुगतान संतुलन में डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें किस में लिखी जाती हैं? ये सारी की सारी चीजें लिखी जाती हैं चालू खाते में, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। यानी मान लीजिए कि इससे कुछ ना कुछ जितने तरह के निर्यात होते होंगे सेवा और वस्तु के, उससे पैसा आता होगा, जितना आयात होता होगा उससे पैसा जाता होगा। ठीक, उसके अलावा जो ये एक पक्षीय अंतरण का भुगतान या प्राप्ति, कुछ ना कुछ पैसा मिलता होगा, कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता होगा। ठीक, अब इन दोनों सिचुएशन में डेबिट क्रेडिट का एक हिसाब बनता होगा। मान लीजिए यहां पर एक अकाउंट बन गया और यहां जितने निर्यात हुए उसका पैसा और एक पक्षीय जो अंतरण मिला। एक पक्षीय अंतरण क्या होता है? जो एक तरफ से किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ने गिफ्ट दे दिया, अनुदान दे दिया, कोई ऐसी चीज जिसके बदले में आपको फिर चुकाना नहीं है। तो मान लीजिए लेट सपोज यहां 100 करोड़ रुपए का क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, केवल इन तीनों को मिला के। और यहां पर डेबिट जो है ये भी 100 करोड़ का हो गया। तो इसको बोलेंगे चालू खाता का संतुलन। यहां पर जो करंट अकाउंट है, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों को मेंटेन करने का करंट अकाउंट होता है, ये जो 3 चीजें हैं यहां मिलकर बन जाएंगी ये चालू खाते का संतुलन। ठीक, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्रेडिट हुआ 100 और देना है 1000 करोड़, यानी आयात हमने खूब किया है वस्तु सेवा का, या भुगतान किया है, प्राप्ति कम की है, तो ये हो जाएगा चालू खाते का घाटा। यानी दूसरे देशों में क्रय प्राप्तियों का व्यय से कम होना। क्रय प्राप्ति आप जो कर रहे हैं, यानी निर्यात करके आप जो प्राप्ति कर रहे हैं उससे ज्यादा व्यय कर रहे हैं, आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, चालू खाते का भुगतान है। ठीक, यानी चालू खाते में होने वाली प्राप्ति से अधिक यदि भुगतान हो जाए उसको चालू खाते का घाटा कहते हैं या करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक देश का व्यापार से 100 करोड़ है और इसके वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 176 करोड़ है। ठीक है, वस्तुओं का आयात मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन जो है, आपको पता है व्यापार शेष का फॉर्मूला क्या होता है? व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस आयात। ठीक, अब व्यापार शेष आपका 100 है, निर्यात की वैल्यू 176 है, तो आयात को अगर x मान लीजिए तो फिर क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, x की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 176 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 76 करोड़।
ठीक है, जाहिर सी बात है 76 करोड़ क्या है, ये आयात का मूल्य हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है, इंपोर्ट की वैल्यू आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। तो आयात निर्यात का अंतरी जो होता है वही कहलाता है व्यापार शेष। तो इस तरह से आप व्यापार शेष की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आपको एक्सपोर्ट पूछ दे, इंपोर्ट दिया हो, तो भी आप ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तब आप यहां पर एक्स मान लेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। चालू खाते की मदें बताइए। तो चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देन को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तु में सेवा का निर्यात के लिए किए जाते हैं। इसमें दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात, अदृश्य मदें और इसके साथ साथ आप एक पक्षीय अंतरण भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट की चर्चा भी हमने की है, ये इसकी इंपॉर्टेंट मदें होती हैं। ठीक है जी, चलिए पूंजी खाता क्या है, इसकी मदें बताइए। पूंजी खाता पूंजी सौदों, निजी एवं सरकारी पूंजी अंतरण और बैंकिंग पूंजी प्रवाह का एक रिकॉर्ड है। तो क्या होता है, जितनी भी पूंजी सौदे होते हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, जो बैंकिंग पूंजी का प्रवाह है, ये सब कुछ आते हैं। चाहे इसमें सरकारी सौदे हैं, निजी सौदे हैं, पर विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग या पोर्टफोलियो विनियोग, इसको कहते हैं क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक, FII। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तविक विनिमय दर क्या है। तो वास्तविक विनिमय दर से आशय है एक ही मुद्रा में मांगी गई विदेशी तथा घरेलू कीमतों में अनुपात। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको यहाँ पर समीकरण के रूप में भी देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली डिफाइन किया गया है। तो इसको रियल रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार इसमें पूछा जाता है। तो इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय किया जाता है। अब मैंने आपको भी बताया था कि जो लोचदार विनिमय दर की प्रणाली होती है वो बाजार पर आधारित होती है। वो ये बाजार यही है जहां पर क्या मुख्य रूप से काम किया जाता है। ठीक है, यहां पर विदेशी विनिमय की, विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की जाती है, मांग तथा पूर्ति की जाती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की जाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, क्लियर है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, विनिमय मूल्यह्रास से क्या आशय है। तो विनिमय मूल्यह्रास का आशय है स्वदेशी मुद्रा का सापेक्ष मूल्य घट जाना। विनिमय मूल्यह्रास का मतलब क्या है, एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। आपकी जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोचदार विनिमय प्रणाली है जहां पर मांग और पूर्ति के हिसाब से विनिमय दर निर्धारित होता है, वहां पर जब आपके घरेलू या स्वदेशी मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट जाती है तो उसको हम कहते हैं कि विनिमय दर का मूल्यह्रास हुआ है, मूल्य का मूल्यह्रास हुआ है। ठीक, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य बढ़ जाना, जो विदेशी मुद्रा है उसका क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, जब आपके घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो तुरंत इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, एप्रिशिएट हो गया। और जब आपकी विदेशी मुद्रा का मूल्य घटेगा, बढ़ेगा, तो जो विदेशी मुद्रा है उसका मूल्य घटेगा। माना $1 इक्वल्स टू 72, कुछ समय बाद $1 इक्वल्स टू 75। इसका मतलब है कि अब $1 को खरीदने के लिए 75 देने होंगे, तो आपका मूल्य ह्रास हो गया, इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। इस स्थिति में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य ह्रास होगा और डॉलर का क्या हो गया, मूल्य वृद्धि हो गई, उसका एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको मूल्य ह्रास या जिसको हम बार बार कह रहे हैं डेप्रिसिएशन हो गया है, और ये होता है मांग और पूर्ति के बलों के द्वारा। ठीक है, चलिए हाजिर विनिमय दर क्या है। अभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में भी मेंशन है स्पॉट एक्सचेंज रेट। जब किसी समय में प्रचलित, जो अभी समय मार्केट का चल रहा है, इसको कहते हैं एक तरह से स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब कि अभी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना एक्सचेंज रेट चल रहा है, जिस पर विनिमय हो रहा है, इसको आप रखते हैं हाजिर विनिमय दर के अंतर्गत। ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट।
ये वह दर है जो बाजार में किसी समय में प्रचलित होती है और इसी पर लेन देन का सौदा हो रहा है। मतलब इसमें किसी तरह का फ्यूचर या कोई ऐसा साठगांठ नहीं हो रहा है, तुरंत के तुरंत इसमें पेमेंट उसी दर पर की जा रही है। तो ये हाजिर विनिमय दर होता है। वादा विनिमय दर किसको कहते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को, जिसमें क्या होता है कि भविष्य में होने वाले लेन देन को तय किया जाता है। तो वह दर है जिस पर अनुबंध तो आज किए जाते हैं, लेन देन भविष्य में किसी विशेष संपन्न पर किए जाएंगे। मान लीजिए आज बोल दिया जाएगा कि भाई हम कुछ दिनों के बाद जो है ये ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन जो विनिमय दर चल रहा है उस पर हम फिक्स कर देते हैं, या एक पर्टिकुलर विनिमय दर इस पर हम लेन देन कर लेंगे। ये सारी चीजें वादा विनिमय दर के अंतर्गत चलती है। ठीक है, अगला सवाल है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए या विदेशी विनिमय दर पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट से आप क्या समझते हैं, इसका विधिवत डेफिनेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। तो विदेशी भुगतानों को निपटाते समय विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? जब भी आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई अगर $1 की चीज है तो इसके बदले कितने रुपए हम दें। विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात होती है, यानी एक्सचेंज रेशियो। जब किस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरी देश की मुद्रा से बदली जाएगी, विशेष रूप से क्या होता है, वही विदेशी विनिमय दर होता है। तो वह दर जो जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाती है, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये हमको जरूरत पड़ता है, और ये रेशियो भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस दर पर एक देश की चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदली जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो जब एक देश की जो चल रही करेंसी है जिस रेट पर दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करी जाएगी वो विदेशी विनिमय दर कहलाएगा। अब देखिए अगला सवाल है अनुकूल तथा प्रतिकूल भुगतान संतुलन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अब जैसे मान लीजिए कि भुगतान संतुलन में हमने देखा हुआ है कि वहां पर पूरा जो आपका ट्रांजैक्शन है, जो आपका वस्तु है, सेवाओं का आयात निर्यात है, इसके अलावा एक पक्षीय भुगतान है, इसके अलावा पूंजी खाता है, इसमें दो पार्ट बने हुए हैं, क्रेडिट और डेबिट। यानी आपको पूरी दुनिया से कुछ प्राप्ति करनी है और पूरी दुनिया को कुछ देना भी है। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप इन सभी चीजों का आयात निर्यात का कंपैरिजन करते हैं, इस स्थिति में अगर आपका निर्यात ज्यादा है, निर्यात में केवल वस्तु सेवा मत लीजिए, जो एक पक्षीय अंतरण और जो पूंजीगत वाला है उसको भी जो पैसा आता है वो सब निर्यात मान लिया जाता है। तो जब आपका निर्यात अधिक होगा और आयात कम होगा तो वो होता है अनुकूल भुगतान संतुलन, यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब आपका आयात कम है और आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो वो प्रतिकूल भुगतान संतुलन होगा, अनफेवरेबल होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, लेट सपोज कि ये आपका बीओपी अकाउंट है, यहां आपने क्रेडिट कर लिया, यहां आपने डेबिट कर लिया। अब टोटल आपका जो भुगतान संतुलन हो रहा है, मान लीजिए कि आपका जो क्रेडिट है वो हो गया 500 करोड़ और डेबिट है आपका कितना, 400 करोड़। तो ये आपके लिए एक अनुकूल भुगतान संतुलन कहलाएगा। लेकिन आपका डेबिट क्रेडिट है 500 करोड़ और भुगतान करना है 4000 करोड़ का, तो ये क्या है, प्रतिकूल या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसी देश का व्यापार संतुलन उस देश के, या आपको भुगतान संतुलन लेकर चलना है, ठीक है ना, ये भुगतान संतुलन लेकर चलना है। तो किसी देश का जो भुगतान संतुलन है वो उस देश के आयात और निर्यात का अंतर बतलाता है। ये तो भुगतान संतुलन की स्थिति है। तो जब निर्यात आयात से अधिक होते हैं तो वो व्यापार संतुलन होता है, और जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं तो व्यापार संतुलन का प्रतिकूल इसको माना जाता है। लेकिन जब भुगतान संतुलन की स्थिति में आएगा तब आपको ओवरऑल सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। क्या क्या, व्यापार संतुलन का अनुकूल प्रतिकूल तो उसमें आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ जो सेवाओं का पूरा भुगतान है और प्राप्ति है, एक पक्षीय अंतरण का और पूंजीगत, तीनों का आपको फिर अनुकूल प्रतिकूल मिला के ओवरऑल भुगतान संतुलन तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्वायत्त निवेश किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसका अभिप्राय पूंजी निर्माण पर होने वाले व्यय से है जो आय के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है कि इनकम में चेंजेस होते रहते हैं, इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन और हर चीज पर इफेक्ट आता है। लेकिन एक ऐसा निवेश जो कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है और आय में होने वाले चेंज से प्रभावित नहीं हो रहा है और प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जा रहा है, तो वो स्वायत्त या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो निवेश आपके आय के स्तर से या लेवल ऑफ इनकम से प्रभावित नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे निवेश स्वायत्त निवेश का भाग बनते हैं। अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। इसको कंसेप्ट में आएगा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जो विनिमय दर होता है उसका निर्धारण फॉरेन करेंसीज के मांग और पूर्ति के हिसाब से किया जाता है। ठीक बात है। अब डिपेंड क्वेश्चन यहां आता है कि भाई फॉरेन करेंसी की डिमांड ही क्यों की जाएगी, क्यों विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की मांग की जाएगी। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपसे, इसमें सबसे पहला कारण होता है, मान लीजिए विदेशी विनिमय की मांग की मैं बात करूं, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन के एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग देकर पूछा जाएगा ये मांग होगी कि पूर्ति। ठीक, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप आयात करेंगे, इंपोर्ट, ठीक, यानी एम, इसके लिए आपको विदेशी विनिमय की जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। जो भी चीज आपको आयात करनी है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई सेवा हो, ठीक, तो आपको क्या करना है, वस्तु एवं सेवा का आयात। इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए आप विदेशी विनिमय की मांग करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए सेवा में आप क्या क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए, ठीक, मान लीजिए आप कहीं चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप शिक्षा लेने के लिए विदेश जा रहे हैं, ठीक, आप किसी विशेषज्ञ को बुला रहे हैं अपने देश में, उससे अपना काम करवाने के लिए, प्रोफेशनल। ठीक, इस स्थिति में भी क्या होगा, इस स्थिति में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विदेशी विनिमय चाहिए जो देकर आप मंगाएं। ठीक, कोई संपत्ति का विदेश में क्रय या विदेशी संपत्ति का क्रय, ठीक है, विदेश में क्रय, इसलिए भी आपको विदेशी मुद्रा चाहिए। ठीक, विनियोग, यानी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपको क्यों चाहिए, ऋण की वापसी, आपने कोई लोन लिया है उसको वापस करना है, विदेश से अगर लिया है तो उसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक, तो ये सारे वो बाकी कोई वस्तु को आप मंगा रहे हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इन सारी स्थितियों में आप क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। और जब आप विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं तो फिर मांग और पूर्ति जहां पर साम्य स्थापित होता है, विदेशी विनिमय दर का वहां निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर तत्पर रहती है। इसी क्रम में विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात एवं निर्यात जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः व्यक्ति अपने व्यापार एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए विदेशी विनिमय की मांग करता है अपने व्यापार के लिए, ठीक है, या आयात के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना व्यापार और आवश्यकता, और विशेष करके जब इंपोर्ट करना पड़ेगा तो विदेशी विनिमय की वहां पर मांग जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आयात यहां ध्यान रखिएगा, इसमें आप चाहे तो जोड़ सकते हैं आवश्यकता एवं आयात, या विशेषकर आयात, अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि इंपोर्ट जब करना है, चाहे वस्तु हो, सेवा हो, पूंजी हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि स्थिर विनिमय दर एवं लोचपूर्ण विनिमय दरों में अंतर बताइए। अब लगभग मैंने आपको इसके बारे में समझाया है शुरू में कि स्थिर विनिमय दर वो है जो सरकार डिसाइड कर रही है, और लोचपूर्ण विनिमय दर वो है जो कौन डिसाइड कर रहा है, बाजार डिसाइड कर रहा है। तो स्थिर विनिमय दर एवं लोचपूर्ण विनिमय दरों में निम्नलिखित अंतर है। स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है और इसे स्थिर रखा जाता है, जबकि लोचशील विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, पहला डिफरेंस ये है कि यहां पर तय कर रही है सरकार, और बाकी चीज कहां तय हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसके द्वारा तय की जा रही है, मांग और पूर्ति के द्वारा तय की जा रही है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को निर्धारित कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जबकि लोचशील विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार को स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है वहां पर जो विदेश के केंद्रीय बैंक है वो हमेशा करेंसीज को खरीदते बेचते रहते हैं ताकि वो मांग और पूर्ति को मैनेज करके रखें। इसको मैंने बताया हुआ मैनेज फ्लोटिंग में, हालांकि डर्टी फ्लोटिंग में अब तो जहां लोचशील है वहां के लोग भी खरीद रहे हैं,
लेकिन जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है वहां पर वहां के केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, समय समय पर विदेशी मुद्रा को खरीदते और बेचते रहते हैं ताकि रेट ऑफ एक्सचेंज थोड़ा मैनेज रहे। लेकिन बाकी जो लोचशील विनिमय दर प्रणाली वाले लोग हैं वो उसको हस्तक्षेप नहीं करते, उसको फ्री छोड़ दिया करते हैं। स्थिर विनिमय दरों में परिवर्तन नहीं आते, जबकि लोचशील विनिमय दरों में ज्यादा परिवर्तन देखा जाता है, या इसमें आप कह सकते हैं कि जो बाजार का शौक होता है वो भी इसमें लगता है। अब अगर थोड़ा सा टिप्पणी करना हो, एक शॉर्ट नोट्स हाजिर दर वादा दर पर, तो हाजिर दर जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से जो फिक्स रेट है, ठीक है। तो जब विदेशी मुद्रा का स्पॉट रेट जिसको कहते हैं बेसिकली, जब विदेशी मुद्रा का क्रयकर्ता विदेशी मुद्रा को इस दृष्टि से क्रय करता है कि उसे तुरंत उसको प्राप्त कर लेगा, तो इसे जिस प्रचलित दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध है तो हाजिर दर कहलाती है। मान लीजिए आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गए और आपको विदेशी करेंसी लेनी है, तो जिस रेट पर करेंसी चल रही है उसी रेट पे आपने तुरंत डील किया और तुरंत आपको मिल जाए, तो इसको स्पॉट रेट कहते हैं या हाजिर दर। वादा दर क्या होती है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट, लिखा भी है यहाँ। मतलब कि आप क्या करेंगे कि फ्यूचर की डीलिंग कर लेंगे। कभी कभी व्यक्तियों में भविष्य को किसी तिथि में मुद्रा क्रय करने के लिए सौदा होता है और इस सौदे में जो दर निर्धारित होती है उसे वादा दर कहा जाता है। माना कि कोई व्यक्ति अपने बैंक से सौदा करने की तिथि से 4 माह बाद कोई विदेशी मुद्रा क्रय करना चाहता है, तो बैंक जिस दर पर 4 माह के बाद कोई विदेशी मुद्रा बेचने के लिए तत्पर होगा वही अग्रिम या वादा दर कहलाएगी, जिसको हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। तो लास्ट में फ्यूचर की डीलिंग इसमें कर ली जाती है। अब एक टिप्पणी है कि तैरती विनिमय दरें या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज बताइए, जो 1973 में लागू हुई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है भाई। तो फरवरी 1973 में डॉलर के पुनः अवमूल्यन के साथ ही ब्रेटन वुड्स प्रणाली असफल हो गई। ब्रिटेन, कनाडा, इटली, जापान, आयरलैंड। अब ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है, ये फिक्स जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसका एक दूसरा भाग थी, जिसमें डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की करेंसीज को रख दिया जाता था, पेगिंग कर दिया जाता था। लेकिन डॉलर का अवमूल्यन हो गया तो वो सिस्टम फेल होने लगा। ब्रिटेन, कनाडा, इटली, जापान, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ने मुद्रा कोष की स्थिर विनिमय दरों को त्याग कर अपनी मुद्राओं को अपनी शक्ति के आधार पर विदेशी विनिमय बाजार में विभिन्न देशों की मुद्राओं के साथ स्वतः ही विनिमय दरें स्थापित करने के लिए छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोटिंग मतलब जो तैरती रहती है। मतलब ये हो गया कि यहां पर मांग और पूर्ति के हिसाब से मुद्रा अपना विनिमय दर खुद डिसाइड कर लेगी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इन सभी देशों ने क्या किया कि 1973 में बोला कि अब हम डॉलर के मुकाबले कोई वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे कि फ्री जाकर हमारी जो करेंसीज या मुद्राएं हैं वो बाजार में अपने आप विनिमय दरों को निर्धारित कर लें। ठीक किस बेस पर, मांग और पूर्ति से। इस तरह तैरती हुई या परिवर्तनशील दर स्थापित होने लगी। तो तैरती हुई विनिमय दर क्या है, जो परिवर्तनशील है, जो मांग और पूर्ति पर डिसाइड हो। 11 मार्च 1973 को जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने भी संयुक्त रूप से तैरती हुई परिवर्तनशील विनिमय दरों को अपना लिया। नॉर्वे और स्वीडन भी बाद में स्वतंत्र विनिमय दरों में सम्मिलित हो गए। कुछ देशों की मुद्राएं डॉलर या अन्य किसी सशक्त मुद्रा से बांध दी गई। कुछ विकासशील देशों की मुद्रा एसडीआर बोलते हैं, बास्केट ऑफ करेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की होती है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, 4-5 करेंसीज का ग्रुप है, उससे भी कुछ मुद्राओं को बांधा गया। इससे विदेशी विनिमय मूल्य के लिए बांध दी गई। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से तैरती हुई विनिमय दरों से तथा किसी देश की मुद्रा से आबद्ध विनिमय दरों की एक मिश्रित विनिमय प्रणाली ने जन्म लिया। तो पहले क्या था कि कोई एक देश की मुद्रा के साथ फिक्स नहीं रहेगा, जैसे पहले था ब्रेटन वुड्स में। अब या तो कुछ और देशों के साथ या एसडीआर के साथ, या तो बोला गया कि फ्री छोड़ दिया जाता है, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आया, जिसके वो आप तैरती हुई मुद्रा, तैरती विनिमय दरों के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर सिद्ध कीजिए कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक यानी कि जो मल्टीप्लायर है वो बंद अर्थव्यवस्था के गुणक से कम होता है। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। उपभोग कंजम्पशन यहाँ 0.8 दिया हुआ है, सीमांत आयात प्रवृत्ति M जो है 0.3 दी हुई है। तो अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो क्या फॉर्मूला है, 1/1 माइनस C, तो 1/1 माइनस 0.8 आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। 1/1 माइनस C, तो 1/1 माइनस 0.8 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0.2 हो जाएगा। तो इसको अगर आप 10/2 करें तो ये 5 वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई बंद अर्थव्यवस्था की। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है तो 1/1 माइनस C प्लस M भी रहता है नीचे, तो 1/1 माइनस 0.8 प्लस 0.3 भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो 1/0.5 हो गया, वैल्यू 2 आ गई। तो जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसका हमेशा जो गुणक है वो बंद अर्थव्यवस्था से कम होता है। तो यहाँ बंद अर्थव्यवस्था गुणक 5 और खुली अर्थव्यवस्था का गुणक 2 है, अतः खुली अर्थव्यवस्था गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से कम होता है। तो ये एक सिंपल सा आपको
एक्सप्लेन करना था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है। तो जिस तरह से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं और जिन चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए वो सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ रखी है। तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से आर्थिक संबंध होता है, सीधी सी बात है। देयर इज अ क्लियर इंटर रिलेशंस ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जबकि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर हो सकता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। क्यों होती है? देखिए होता क्या है, जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें तो देश के लोग जितना पैसा कमाएंगे वो जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें देश के अंदर जितना लोग पैसा कमा रहे हैं उतना चीजें जुड़ जाती हैं। लेकिन जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक चीज होता है NFIA, जिसको बोलते हैं, जब नेशनल इनकम हम डील करेंगे तो जरूर इसकी चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी आप बाहर से कितना पैसा कमा के ला रहे हैं यह भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इसके अलावा देश के अंदर जो लोग एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे होंगे उनकी आय भी बढ़ रही होगी। तो यहां पर राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर होगा अगर खुली अर्थव्यवस्था होगी। जो बंद अर्थव्यवस्था वहां तो जो GDP हो गई, टोटल वस्तुओं और सेवाओं की जो वैल्यू हो जाएगी वही आप उनकी राष्ट्रीय आय हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर होगा। किसमें? खुली अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक होती हैं, क्योंकि यहां पर क्या आता है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग आपके यहाँ के निवेश करेंगे, अच्छी कंपनीज बनाएंगे, रोजगार देंगे, सड़कें भी बना सकते हैं, जहां भी इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। तो यहां पर विकास की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है किसमें? खुली अर्थव्यवस्था में। और आजकल पूरी दुनिया क्या है, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, वैश्वीकरण है, एक ग्लोबल विलेज के तौर पर काम कर रही है। तो बंद अर्थव्यवस्था जैसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आधुनिक समय में प्रत्येक अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था भूतकालीन व्यवस्था रह गई है। खुली अर्थव्यवस्था अन्य देशों के आर्थिक उच्चावचनों से प्रभावित होती है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो खुली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो जो पूरी दुनिया के अप डाउन्स चल रहे हैं ट्रेड में चाहे किसी भी चीज में, उससे प्रभावित होती है। बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान शेष की संरचना में चालू खाते की विशेषताएं क्या हैं, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। क्या क्या? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, जिसको बोलते हैं एक पक्षीय भुगतान। अब देखिए, सभी निर्यात को धनात्मक मदों में रखा जाता है, सभी आयात को ऋणात्मक मदों में रखा जाता है। यानी जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उससे क्या होगा, पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, तो वो धनात्मक रखा जाता है। जो भी आप इंपोर्ट करते हैं वो ऋणात्मक, यानी कि यहां पर वो माइनस कर दिया जाता है। वस्तुओं के निर्यात आयात शेष को दृश्य व्यापार शेष कहते हैं। तो जो वस्तुओं का आप आयात निर्यात देखते हैं इस चालू खाते में, केवल वस्तुओं का, उसको कहते हैं विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, ठीक, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सेवाओं के निर्यात आयात शेष को अदृश्य व्यापार शेष कहते हैं, वो इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, हालांकि वो अलग से कंसेप्ट नहीं देखा जाता। एक पक्षीय प्राप्ति को धनात्मक मदों में रखा जाता है, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने ग्रांट दिया, किसी ने कोई ब्याज वापस चुका दिया, आपको रेमिटेंस जो बाहर लोग कमा रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, अपने घर में पैसा भेज रहे हैं, जिसके बदले में कुछ चुकाना नहीं है, वो धनात्मक मद हो जाता है। तीनों शेषों माइनस दृश्य व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष तथा एक पक्षीय, ये सारे के सारे शेष इसमें शामिल रहते हैं। किसमें? चालू खाते में। अंतरण शेष के शुद्ध मूल को चालू खाते का शेष कहा जाता है। मतलब कि जो दृश्य मदों का शेष है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो अदृश्य मदों का शेष है सर्विसेज का, और जो एक पक्षीय भुगतानों का शेष है, मतलब डेबिट क्रेडिट का जो अंतर है। मान लीजिए जैसे यहां पर वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक, इसका जो अंतर है, सेवाओं का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इनका जो X-M है वो, और इसके अलावा एक पक्षीय जो अंतरण है, जो एक पक्षीय अंतरण है, ठीक, इसका भुगतान, इसका प्राप्ति माइनस भुगतान, ये जो आपको पूरा डिटेल मिलेगा, ये जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वही कहलाएगी चालू खाते का संतुलन। यानी कि फिर चालू खाते का अधिशेष कितना है, प्लस में है कि माइनस में है। तो अगर इन तीनों को मिलाकर पैसा ज्यादा मिला होगा तो चालू खाते का सरप्लस कहा जाएगा।
चालू खाते का आधिक्य कहा जाएगा। और अगर इन तीनों ट्रांजैक्शंस को मिला के पैसा ज्यादा देना है, मिल कम रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसी शेष के आधार पर भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं, भी बात सही है। चालू खाते में जितना ज्यादा संतुलन असंतुलन, क्योंकि देखिए पूंजी खाते में तो क्या है ना, ऋण वाली सुविधा है, वहां पर क्या है, लोन है, जितना कम पड़ेगा लोन लेके पूरा कर देंगे। लेकिन जो चालू खाते की कंडीशन होती है, जो करंट अकाउंट की सिचुएशन होती है, वही अर्थव्यवस्था की असली सिचुएशन को बताती है, वही अर्थव्यवस्था की असली कंडीशन को बताती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भुगतान शेष की संरचना में पूंजी खाता की विशेषता बताइए। तो पूंजी खाता वह खाता है जो एक देश के निवासी और शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए उन समस्त सौदों से संबंधित होता है जिनसे किसी देश और सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन आता है। तो लायबिलिटीज, इसके अलावा असेट्स में जो चेंज, यानी असेट लायबिलिटी में जो परिवर्तन आने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, वो पूंजी खाते में लिखे होते हैं। ध्यान रखिए, यानी आप कितना लोन ले रहे हैं, कितनी संपत्ति खरीद बेच रहे हैं, सारी चीजें आती हैं। पूंजी खाते की क्या विशेषताएं हैं? सभी पूंजीगत सौदे जिसके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश में होता है, उन्हें भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में धनात्मक रूप से रखा जाता है। मान लीजिए बाहर से कोई निवेश आ रहा है, कोई ऋण बाहर से आप लेकर आ रहे हैं, कोई ब्याज आपको मिल रहा है, कोई आपके यहां आकर संपत्ति खरीद रहा है, ये सारा पूंजी खाते का क्या है, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। सभी पूंजीगत सौदे जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश के बाहर जा रहा है, आप जाकर कोई असेट खरीद रहे हैं, आप जाकर कोई लोन किसी दुनिया को दे रहे हैं, या कोई लोन लिया था उसको चुका रहे हैं, तो वो सारा भुगतान पूंजी खाते के ऋणात्मक मद में रखा जाएगा। प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के शुद्ध मूल्य को पूंजी खाते शेष में लिखा जाता है। यानी एफडीआई और एफआईआई जो है, यानी विदेशी जो निवेश आपके यहाँ आ रहा है, उसके भी जो शेष होते हैं, इसका भी जो डिफरेंस है वो भी आपके ही पूंजी खाते में लाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान शेष से क्या आशय है और व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर। अब देखिए, इसको देखते हैं। तो अब भुगतान शेष क्या है? आपको पता है कि किसी भी देश का पूरे विश्व के अन्य देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो सारे आर्थिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उसका एक पूरा विवरण होता है। तो किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में सारे संसार के साथ उसके लेन देन का लेखा जोखा होता है। किंडलबर्गर के अनुसार एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों तथा विदेशी निवासियों के बीच किए गए समस्त आर्थिक सौदों का एक व्यवस्थित लेखा है। यानी एक बहुत हद तक जिसको हम कहते हैं कि व्यवस्था में करके, एक समायोजन करके जो हम लेखा जोखा विवरण बनाते हैं पूरे दुनिया के साथ जो लेन देन की प्रक्रिया है, उसको हम भुगतान संतुलन में डालते हैं। अब क्या क्या ये अंतर है भुगतान शेष और व्यापार शेष में, इसको ध्यान रखिए। मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया है कि व्यापार शेष भुगतान शेष का एक हिस्सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बात को समझिए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो 4 तरह की महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, इसके अलावा एक पक्षीय अंतरण और पूंजी अंतरण, इनमें से केवल जो वस्तुओं का आयात निर्यात है वो केवल व्यापार शेष में आता है। तो केवल दृश्य आयात और निर्यातों की गणना की जाती है। यानी आप सिंपली आप यहां लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स या विजिबल आइटम्स। ठीक है, अब आते हैं भुगतान शेष की तरफ। ये कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, अब भुगतान शेष क्या है? आयातों तथा निर्यातों के अतिरिक्त सभी प्रकार के पूंजीगत लेन देन को भी शामिल किया जाता है। मतलब यहां पर केवल आयात निर्यात को शामिल किया गया था वस्तुओं का, इसके अतिरिक्त भी जो सभी तरह के पूंजीगत लेन देन हैं या एक पक्षीय अंतरण है, वो सारी चीजें भी इसमें शामिल की जाती हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता है। यह पक्ष में, विपक्ष में तथा संतुलन में रह सकता है। व्यापार जो संतुलन है या जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसकी खासियत यह है कि फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। भुगतान संतुलन में क्या है, ये हमेशा संतुलित रहेगा। इसलिए संतुलित रहेगा कि इसमें पूंजी वाला भी आइटम आ जाता है जिसमें ऋण है। तो अगर मान लीजिए लेन देन में कोई गैप है तो ऋण के माध्यम से उसको पूरा किया जा सकता है।
तो यह पक्ष में यानी कि हो सकता है कि निर्यात ज्यादा हो, विपक्ष में हो सकता है आयात ज्यादा हो, या दोनों बराबर होकर संतुलन में भी रह सकते हैं। ये जो होता है हमेशा संतुलित रहता है। ये अकाउंट्स की दृष्टि से डबल एंट्री सिस्टम है, उसको मेंटेन कर दिया जाता है। व्यापार शेष क्या है? यह भुगतान संतुलन का अंग मात्र है। ये इंपॉर्टेंट है। यह तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक अवधारणा है, इस बात को समझिए, क्योंकि इसका पार्ट है व्यापार संतुलन। यह देश के आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समृद्धि का सही सूचक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप ये कहें कि केवल हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखकर ये बता देंगे कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है या आर्थिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए आपको सेवाओं का भी आयात निर्यात देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो पूरी दुनिया से निवेश या विनिवेश चल रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा कि कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कितना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, कितना ऋण का लेन देन हो रहा है। तो इट इज नॉट अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन ये जो है यह एक देश के और शेष विश्व के साथ सभी सौदों का मात्रात्मक रूप से संक्षिप्त विवरण है, इसलिए अर्थव्यवस्था का सही सूचक है। तो इट इज अ करेक्ट एंड वैलिड इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन ये इतना सही इंडेक्स नहीं है, ये इतना सूचक नहीं है सही तरीके से, क्योंकि ये अधूरा है। तो एक तो वो हमने सवाल देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि पूंजी के मूल्यह्रास का अर्थ लिखिए। पूंजी के मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। तो विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना मूल्यह्रास कहलाता है। तो ये भी हमने चर्चा की थी। तो माना कि विनिमय दर 1 रुपए का 70 है और डॉलर खरीदने के लिए 70 की जगह पर हमें 80 रुपए देना पड़े, तो अब इससे क्या होता है ना, हमारे कैपिटल का भी मूल्यह्रास होता है। मान लीजिए आप यही आप $1 के बदले वहां जाकर 70 रुपए इन्वेस्ट करते, तो आपको कोई कंपनी लगाने की चीज मिल जाती। अब वही आपको 80 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी जो आपके कैपिटल का परचेसिंग पावर है उसका भी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हो गया और मूल्यह्रास हो गया। ठीक है। अब अगला दीर्घ उत्तरीय में अगर हम देखें तो भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए, यानी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो आइटम्स हैं जो भुगतान संतुलन में डाले जाते हैं। तो किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। ये हमने कई बार चर्चा की है, देखा है अभी। उसके बाईं ओर सभी लेनदारी या क्रेडिट और दाईं ओर सभी देनदारी या डेबिट्स रखी जाती हैं। ये भी ठीक बात है। इन दोनों राशियों के अंतर से भुगतान संतुलन का स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। हमने डिटेल में भी देखा था कि जो भुगतान संतुलन है वो किसी एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ सभी लेन देन को प्रदर्शित करता है, जिसमें बाईं ओर हम क्रेडिट साइड को रखते हैं कि क्या चीजें मिलने वाली हैं, दाईं ओर डेबिट साइड को रखते हैं। भुगतान संतुलन का खाता 2 भागों में बांटा जा सकता है, चालू खाता तथा पूंजी खाता, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये 2 तरह के खाते होते हैं। चालू खाते में मैंने आपको बताया कि 3 तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विजिबल इनविजिबल आइटम्स का एक पक्षीय अंतरण, ये 3 चीजें होती हैं। भुगतान संतुलन का खाता 2 भागों में बांटा जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। भुगतान संतुलन के स्वरूप का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है। आपको टेबल के थ्रू में पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब इधर देखिए, ये क्या है, आपका क्रेडिट साइड है, जिसको बोलते हैं लेनदारी। ये आपका डेबिट साइड है, जिसको बोलते हैं देनदारी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स यानी कि सारा वस्तुओं का निर्यात लिखा जाएगा, और यहां क्या होगा, वस्तुओं का आयात यानी कि एम, इंपोर्ट वाला सारा कंडीशन रखा जाएगा। तो सेवाओं के निर्यात के लिए जैसे व्यापारिक कंपनियों द्वारा की गई सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक सब लोग आएंगे, और यात्रियों की सेवाएं यानी पर्यटन, अगर बाहर से कोई आ रहा है उसको आपने टूरिज्म की सर्विसेज दी है तो पैसा आपको मिलेगा। ये सब पॉजिटिव में, धनात्मक में लिखा जाता है, ये पैसे आपको मिलेंगे। अब इधर आ जाइए, सेवाओं के आयात के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारिक कंपनियों द्वारा आपने कोई सेवाएं ली हैं, ठीक है, उन्होंने कोई सेवा आपको की है, तो वो सारी चीजें इसमें माइनस में यहां रखी जाती हैं, ये ऋणात्मक होता है। विशेषज्ञों की सेवाएं, मान लीजिए आपने डॉक्टर की सेवा ली है, इंजीनियर की सेवा ली है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ली है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विस ली है, साइंटिस्ट के लिए सब आएगा। यात्रियों की सेवाएं यानी अगर आप पर्यटन के लिए बाहर जाते हैं तो ये चीजें आएंगी। इसके अलावा शिक्षा की सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, सारी चीजें आती हैं। विदेशी ऋण और पूंजी का भुगतान,
ठीक, यानी अगर आपको मिल रहा है ऋण, ब्याज, लाभांश, ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो ये सब क्या लिखेंगे आप, ये उसमें आ जाएगा। और विदेशी ऋण तथा पूंजी से प्राप्त आए तो ये मूलधन, ब्याज, लाभांश, ये सारी चीजें उसमें आपको जो देनी पड़ रही हैं। विदेशी सरकार द्वारा देश में किया गया व्यय, अगर कोई विदेशी सरकार आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और सरकार द्वारा विदेशों में किया जाए, आपकी सरकार जाकर कहीं व्यय कर रही है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ये भुगतान संतुलन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। लोगों के आवासन से होने वाली आय, मान लीजिए बाहर के कोई आकर आपके यहां रह रहे हैं तो उससे आपको पैसा मिल रहा है, ये इसमें क्रेडिट में आ जाएगा। लोगों के उत्प्रवास, यहां से जाकर कोई माइग्रेंट अगर विदेश में रह रहा है उस पर जाकर वो जो व्यय कर रहा है, जो खर्चा वहां जाकर कर रहा है, वो यहां लिखा जाएगा। विदेशों से प्राप्त होने वाले दंड, दान, क्षतिपूर्ति, फीस, फाइन या किसी तरह की का रेमिटेंस कुछ भी मिलेगा तो वो यहां लिखा जाएगा। और विदेशों को दिया गया दंड, दान, क्षतिपूर्ति अगर दिया जा रहा है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल के थ्रू सारा समझ में आ रहा होगा। अन्य शोधन जो विदेशियों से प्राप्त होते हैं, भूल चूक वाला एक खाता होता है, और विदेशियों को दिए जाने वाले अन्य शोधन। तो आप ये समझ लीजिए कि भुगतान संतुलन के बाईं ओर पूरा क्रेडिट वाला मामला रहेगा, जिस भी कारण से आपको क्या मिले, आपको पैसे मिल रहे हों। जैसे मान लीजिए ये वाला जो कंडीशन आपने देखा, ये हाँ, लोगों के आवासन से होने वाली आय या इससे, हाँ, ये दंड, दान, क्षतिपूर्ति, ये सब क्या है, ये आपका एक पक्षीय अंतरण है जिसकी यूनिलेटरल ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब अगर हम इन चीजों को समझने का कोशिश करें, थोड़ा पैराग्राफ वाइज आंसर्स लिखने का कोशिश करें, तो सबसे पहले इस प्रकार हम भुगतान संतुलन के खाते में मुख्य रूप से निम्नलिखित मदों का समावेश करते हैं। पहला, आयात तथा निर्यात वस्तुओं का, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये बात ताकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुएं भुगतान संतुलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इन आयात और निर्यात में केवल वस्तुएं ही नहीं अपितु सोना, चांदी भी शामिल होता है। वस्तुओं के आयात निर्यात से भुगतान संतुलन सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो जो भी गुड्स का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आभूषण का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये पहला मद होता है, ठीक। और आपको पता है कि ये किसका पार्ट होगा, ये आपके करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है, चालू खाते का। दूसरा, सेवा, वस्तु के साथ साथ विभिन्न देश सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं। सेवाओं को अदृश्य आयात निर्यात में शामिल किया जाता है। ये सेवाएं किस तरह की हो सकती हैं, व्यापारी कंपनियों द्वारा, मान लीजिए आपको कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, जहाजी कंपनी। अब देखिए, इतना एक्सप्लेन करके बताएगा कि आपको कोई एग्जांपल अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये किस मद में जाएगा। तो इसमें बैंक, बीमा कंपनी, जहाजी कंपनी आदि की प्रदान की गई सेवाएं आती हैं। विशेषज्ञों की सेवाओं में जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीक, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, इनकी सेवाएं आती हैं। इन विशेषज्ञों को उनकी सेवाओं के बदले में वेतन दिया जाता है। ये सेवाएं मूलतः विकसित देशों के द्वारा अपेक्षाकृत कम विकसित देशों को दी जाती हैं, ठीक। तो एक तो ये मदे, ये दो तरह की सर्विसेज ये हो गई। फिर यात्रियों की सेवाएं, जिसमें क्या आता है, पर्यटन, जिसको आप मेन रख सकते हैं, ठीक है, टूरिज्म। आजकल पर्यटन काफी लोकप्रिय हो रहा है, अतः बड़ी संख्या में पर्यटकों द्वारा विदेश में जाकर व्यय किया जाता है, जिनका भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई बाहरी पर्यटक आपके यहाँ आ रहा है और वो खर्च कर रहा है, तो एक तरह से आप अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। ये भुगतान संतुलन के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाईं ओर। और अगर आप किसी देश में जाकर पर्यटन कर रहे हैं तो आप वहां पैसा देंगे, ये डेबिट साइड में जाएगा। तो इस प्रकार जो देश यात्रियों की सेवा करता है वो अदृश्य निर्यात के रूप में इस स्रोत से धन अर्जित करता है, जबकि उपभोग करता देश उसके लिए एक आयात हो जाता है। तो आप कहीं जाके टूरिज्म सर्विस लेंगे तो आपके लिए वो आयात है, इंपोर्ट है। और कोई आपके यहाँ आकर आपसे सर्विसेज ले रहा है तो एक तरह से आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऋण, ब्याज और लाभ का लेन देन, प्रायः कुछ देशों से अन्य देशों को ऋण भी प्राप्त होता है। अब ये सेवाओं के अलावा तीसरे मद में हम आ गए, जिसको हम एक अंतरण कह सकते हैं। तो ऋण, ब्याज और लाभ के लेन देन, ये भी उसके शामिल हैं। प्रायः कुछ देशों से अन्य देशों को ऋण भी प्राप्त होता है। वह कालांतर में इस ऋण का मूलधन या ब्याज ये सब लौटाते रहते हैं। इन क्रियाओं से भुगतान संतुलन स्वतः प्रभावित होता रहता है। तो ये भी उसका एक मद है। फिर सरकारों का व्यय। अब सरकारों का सबसे बड़ा व्यय जो है वो दो तीन चीजों पर होता है। जैसे मैंने आपको चर्चा किया था कि हर देश की राजधानी में एक दूसरे देश का दूतावास होता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में अलग अलग जो देश हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश हैं, उनकी एक एम्बेसीज है, उनका एक दूतावास है, जिस दूतावास में वहां के अधिकारी बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है उस दूतावास के जो रख रखाव है, उससे संबंधित जो खर्चे हैं, वो उसी देश की सरकार करती है। तो अगर बाहर की सरकार आपके यहाँ आकर दूतावास पे खर्च करती है तो आपको पैसा उससे मिलता है, और आप जाकर दुनिया के अन्य देशों में करते हैं अपने दूतावास पे, तो आपको पैसा देना पड़ता है।
तो वर्तमान समय में विभिन्न देश अन्य देशों से संपर्क बनाए रखने के लिए दूतावासों की व्यवस्था करते हैं, जिस पर उनका काफी व्यय होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी एक देश दूसरे देश से दंड, युद्ध व्यय, मुआवजा, अनुदान आदि के रूप में भी लेन देन करता है, जिनका भुगतान संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो देश भुगतान करता है उसके लिए ये राशियां अदृश्य आयात के समान होती हैं, जबकि प्राप्तकर्ता देश के लिए ये राशियां अदृश्य निर्यात जैसी होती हैं। बहुत क्लियर है। जनसंख्या का आवास प्रवास, यहां से एक वर्ड निकल कर आता है रेमिटेंस, ठीक है, प्रेषण जिसको कहते हैं। जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह जाकर रहती है, वहां से पैसा कमाकर यहां भेजती है। तो जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसते हैं तो वह प्रायः अपने साथ कुछ जमा राशि ले जाते हैं और इन राशियों का जो है भुगतान संतुलन पर असर पड़ता है और वहां से भेजते हैं तो भी फायदा होता है। स्वर्ण का आवागमन, यदि उपयुक्त मदों के अंतर्गत आदान प्रदान के बाद भी किसी देश के भुगतान का संतुलन नहीं होता तो स्वर्ण राशि के आदान प्रदान द्वारा संतुलित किया जाता है, तो ये भी उसका एक मद होता है। तो ये इंपॉर्टेंट भुगतान संतुलन के मद थे। आई होप कि ये समझ में आ रहे होंगे। अब आइए एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देखते हैं कि विनिमय दर से क्या आशय है। अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर को समझाइए। तो विनिमय दर, जिसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश से परिवर्तित की जाती है। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई की दूसरे देश की मुद्रा में अदला बदली की जाती है। मतलब $1 अगर 70 रुपीस का है, ठीक, तो माना जाएगा कि विनिमय दर 70 है। ठीक है, इस बात को समझिए। चलिए, तो विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक देश की एक मुद्रा इकाई की दूसरे देश की मुद्रा में अदला बदली की जाती है। यह दर यह बताती है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी यूनिट्स आपको देनी पड़ेंगी। क्राउथर ने कहा है कि विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों का माप है। शेयर्स के अनुसार चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक, जैसे $1 के बदले 70 रुपए प्राप्त हो तो डॉलर और रुपए की विनिमय दर क्या होगी, $1 = ₹70। विनिमय दर को दो प्रकार से दिया जाता है। देसी मुद्रा की इकाई में $1 = 70, विदेशी मुद्रा की इकाई में ₹1 = 1/70, तो 0.0143। यानी उनको अगर अपना विनिमय दर बताना हो तो वो बताएंगे कि रुपीस का जो विनिमय दर है वो $0.0143 है। तो ये ऐसे इस चीज को बताएंगे। ठीक है। अनुकूल तथा प्रतिकूल विनिमय दर अब देख लीजिए। अनुकूल तथा प्रतिकूल विनिमय दर, कोई विनिमय दर हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, यह निर्णय करने से पूर्व यह ज्ञात करना होगा कि विनिमय दर हमारी मुद्रा में प्रकट की जा रही है अथवा विदेशी मुद्रा में। ठीक, क्योंकि यदि एक दर एक देश के लिए अनुकूल है तो वह अवश्य ही दूसरे के लिए प्रतिकूल होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि विनिमय दर 70 है और प्रतिकूल है, तो ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने पैसे के लिए दूसरे पैसे के लिए 70 रुपीस देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अनुकूल है मेरे लिए तो आपके लिए अच्छा है, दूसरे के लिए प्रतिकूल है। तो जब मुद्रा की विनिमय दर अपनी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में गिरती हुई विनिमय दर देश के पक्ष में होती है, ठीक, तथा बढ़ती हुई विनिमय दर देश के विपक्ष में होती है। तो जब आपके मुद्रा के संदर्भ में बात की जाएगी और कहा जाएगा कि विनिमय दर बढ़ रही है, इसका मतलब कि आपके लिए लॉस है, घटेगी तो आपके लिए फायदा है। यदि परिवर्तन से पूर्व 1 पाउंड = 15 रुपीज मान ली NW था और यह घटकर 1 पाउंड = ₹10 रह जाए तो यह दर हमारे अनुकूल होगी। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि अब हमें 1 पाउंड के मूल्य की वस्तु खरीदने के लिए 15 के स्थान पर 10 रुपए देने पड़ेंगे। इसके विपरीत यदि दर बढ़कर 1 पाउंड 20 रुपए हो जाए तो हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली कंडीशन नहीं है। जब मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाए, ऐसी दशा में बढ़ती हुई विनिमय दर हमारे अनुकूल और घटती हुई विनिमय दर हमारे प्रतिकूल होगी। अन्य शब्दों में यदि आज ₹1 = 1 शिलिंग हो तो परिवर्तित होकर ₹1 = 1.5 शिलिंग देश के अनुकूल होगी, क्योंकि हमारे 1 रुपए में अब 1.5 शिलिंग मिल जाएगी। और अगर ₹1 = 0.5 शिलिंग हो तो देश के प्रतिकूल हो जाएगी। तो दोनों कंडीशंस आप समझ सकते हैं कि प्रतिकूल अनुकूल कैसे है। अब अगला सवाल है कि विनिमय दर के निर्धारण में क्रय शक्ति समता सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब ये कि जब आप एक देश की मुद्रा को दूसरे में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी क्रय शक्ति का क्या करते हैं, एक कह सकते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। कैसे, देखिए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जब दो देशों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रचलन में होती है तो उन मुद्राओं की विनिमय दरों का निर्धारण उन मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है,
क्योंकि विभिन्न चलनों की कीमत का कोई सामान्य मापन नहीं होता। ऐसी स्थिति में जिस सिद्धांत के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है वह क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर गैस्टेव कैसल ने इस सिद्धांत का विधिवत वैज्ञानिक प्रतिपादन किया था। तो गैस्टल कैसल है, इसका ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है। प्रोफेसर कैसल के अनुसार दो मुद्राओं के बीच की विनिमय दर अवश्य ही उनकी आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। कैसे सिद्धांत की व्याख्या की थी? उपयुक्त कथन के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। सामान्य शब्दों में किसी देश की मुद्रा की इकाई के बदले जितनी वस्तुएं अथवा सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं वह उस देश की मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है। अर्थात यदि कोई वस्तु विशेष भारत में अगर 1 रुपए में प्राप्त होती है, ध्यान से समझिए, और यदि वही वस्तु अमेरिका में 20 सेंट में प्राप्त होती है तो हम यह कहेंगे कि भारत के ₹1 की क्रय शक्ति 20 सेंट के बराबर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल इजीली समझा दिया गया। लेकिन यहां एक प्रश्न किया जा सकता है कि मुद्रा के द्वारा अनेक वस्तु तथा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है, अतः किसी एक वस्तु के आधार पर मुद्रा की क्रय शक्ति का सही से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कोई एक प्रोडक्ट उठा लिया और उस पर कंपेयर कर दिया, ये हो सकता है कि बहुत उचित न हो। वस्तुतः यह सत्य भी है कि किसी एक वस्तु के आधार पर मुद्रा की क्रय शक्ति को निर्धारित करना अवश्य त्रुटिपूर्ण होगा, अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए सिद्धांत की क्रय शक्ति की गणना वस्तु और सेवाओं के समूह के आधार पर की जाती है। तो गुड्स और सर्विसेज का एक बास्केट बना के किया जाता है। माना कि 100 वस्तुओं की एक निश्चित किस्म तथा मात्रा भारत में 700 रुपए में मिल रही है। तो अब क्या हुआ, एक गुड्स की बात नहीं की जाएगी, लगभग 100 वस्तुएं चुनी जाएंगी और देखा जाएगा कि भारत में उसकी कीमत क्या है और अमेरिका में उसकी कीमत क्या है, और अब डिसाइड किया जाएगा। तो माना कि 100 वस्तुओं की एक निश्चित किस्म तथा मात्रा भारत में 700 में तथा अमेरिका में $100 में प्राप्त होती है। इस दशा में डॉलर की क्रय शक्ति ₹700 के बराबर मानी जाएगी, ₹7 के बराबर मानी जाएगी। इस प्रकार विनिमय दर $1 = 7 रुपीज हो जाएगी। ठीक, तो ये बहुत सिंपल उदाहरण, इस तरह परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाता है। विनिमय दरों में परिवर्तन इसमें कैसे होगा? एक बार की निर्धारित विनिमय दर सदैव अपरिवर्तनशील नहीं रह सकती, क्योंकि आर्थिक शक्तियों की क्रियाशीलता के कारण विनिमय दरों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अतः इस सिद्धांत में विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने की विधि बताई गई है। इस विधि के अनुसार विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन को सूचकांक की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यह ध्यान रखिए, क्या सूचकांक है? परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आधार वर्ष में विनिमय दर गुणे आंतरिक कीमत गुणे निर्देशांक डिवाइडेड बाई विदेशी कीमत निर्देशांक। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे इसके विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है गुणक क्या है, जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी है। गुणक का प्रभाव क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो आय है वो आपके निवेश को कितना प्रभावित कर रही है ना? At what quantity your change in income is affecting the investment। इसकी क्रियाविधि को समझाइए। अब ध्यान से समझिए, जब समाज में किसी नवीन राशि का विनियोग किया जाता है तो उत्पादन और व्यय की ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे जनता को प्रारंभिक विनियोग की तुलना में कई गुना आय प्राप्त होती है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने इकोनॉमी में किया, तो 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से पहले जो आय थी और अब जो आय होगी उसमें एक परिवर्तन होगा। तो गुणक का प्रभाव दोनों तरफ से पड़ता है। आय का निवेश पे क्या प्रभाव है, निवेश का आय पे क्या प्रभाव है। तो आय, जब आप विनियोग करते हैं तो आय अपने आप बढ़ जाती है। यह आय प्रारंभिक विनियोग की तुलना में जितनी अधिक होगी वह मान गुणक कहलाएगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया गया, जो निवेश किया गया, उसका आपकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यह मल्टीप्लायर इफेक्ट ये भी है। ठीक, इस प्रकार गुणक प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि और अंततः कुल आय में वृद्धि के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक, यानी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो किया, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, और उससे आय में जो चेंजेस हुए, वो जो रिलेशन है वो बताया जाता है। कीन्स ने विनियोग गुणों को के नाम दिया, के इक्वल्स टू ए मल्टीप्लायर, फिर उसको के 1/1 - MPC का फॉर्मूला भी दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको निम्नलिखित विधियों से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? के इक्वल्स टू 1/1 - MPC। MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ये कि कितना आप आय बढ़ने के साथ कंजम्पशंस में आपके चेंज हो रहे हैं, है ना? आय की में डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, मतलब आय में चेंज होने से कितना कंजम्पशन में चेंज हो रहा है। तो 1/1 - MPC करेंगे, जिसको 1/MPS भी लिख सकते हैं आप, तो उससे हम के निकालते हैं या विनियोग का गुणांक निकालते हैं। ठीक है, तो विनियोग गुणांक के है,
एमपीसी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति से कहा जाता है। विनियोग गुणक के विचार की व्याख्या एक सरल उदाहरण द्वारा की जा सकती है। अब ध्यान से समझिए, माना कि किसी देश में 1 करोड़ का प्रारंभिक विनियोग होता है और आय उपभोग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज को 2.5 करोड़ की आय प्राप्त होती है। ठीक है, यहां विनियोग 2.5/1 = 2.5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। उपयुक्त सूत्र की सहायता से भी गुणक की सहायता निकाली जा सकती है। 1/1 - एमपीसी भी कर सकते हैं। ठीक, जब सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई है, तो माना सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति 60% है, तो आप यहां निकाल सकते हैं 1/1 - 60/100 1 ये आपको आप निकालने के बाद 2.50 यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 60% है या 0.6% अगर आप लेंगे तो 1/1 - 0.6 इस तरह भी करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लायर इफेक्ट निकाला जाता है। तो आई होप कि ये जितने सवाल मैंने आपको चर्चा किए, जो डिस्कस किए, आपके इस पूरे खुली अर्थव्यवस्था जिसमें भुगतान संतुलन और इसके साथ साथ भुगतान संतुलन के साथ विदेशी विनिमय दर के थे, ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू सिर्फ मैंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, लगभग आपके चैप्टर को भी रिवाइज कराने का प्रयास किया है। इनके किसी भी पॉइंट में या क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसके माध्यम से फिर हम आपको उस क्वेश्चन को फिर दोबारा समझा सकते हैं या उस पॉइंट को ज़्यादा बता सकते हैं। इस कंप्लीट चैप्टर का पूरे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उसको जाकर जरूर देखिए और अपने सारे डाउट वहां से क्लियर कर सकते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आप आके कक्षा 6 से 12 तक का कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हिंदी मीडियम में क्लास 12 आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। अन्य टीचर्स के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी आप कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे वाला लाभ ये है कि आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोज, इसके साथ साथ एमसीक्यूज, एनसीईआरटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मिल जाती हैं। एक खास बात यह है कि ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कितना इंपॉर्टेंट और कितना यूजफुल है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।